Good morning, students. Today our topic is class 9, subject SST, chapter number फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो मैं इससे पहले बना चुकी हूँ। तो आज का हमारा ये इसी चैप्टर से थर्ड वीडियो है। तो इसका पॉइंट नंबर 3 हम आज क्लियर करेंगे। तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन व गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार से की गई थी। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में जो तनाव चल रहा था वो अभी भी बना हुआ था। लुई जो 16 था, लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जो यहाँ पे संविधान बनाने के लिए लोगों ने बातचीत की थी वो उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। परंतु पर्शिया के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। तो फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के जो शासक थे वो भी चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटना को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना का अमल होता है तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रथा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर ही दिया था। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने होठों पर देशभक्ति के जो भी तराने थे या उनमें कवि की स्वयंसेवियों के पेरिस की ओर से कुछ करते हुए गाया गया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्सिल हो गया और अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांति जो ये युद्ध थे से जनता को भारी क्षति यानी कि हानि हुई और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी और जिम्मेदारी जो औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी के लिए एक बहुत बड़े हिस्से में ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, गरीबों को नहीं। तो यहाँ पे जैकोबिन क्लब में सबसे जो स्थल था जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकेब के नाम पर पड़ा था, जो कि अब इस राजनीतिक समूह से अजू बन गया है। इस पूरी अवधि में जो महिलाएं भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी उन्होंने अपने क्लब बना लिए और जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्सों में आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले या पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर भी इसमें शामिल हो चुके थे। उनका नेता जो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारीगरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज यानी कि घुटना तक पहने जाने वाला जो था कुलीन वर्ग, खुद को अलग वर्ग से कर लिया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। तो इसीलिए जो जैकोबिन को शो क्लॉथ के नाम से भी जाना गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। तो क्लॉथ लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जो शो क्लॉथ पुरुष थे वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो कुलीन वर्गों में शामिल होते थे। सन 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज जो पेरिसवासी थे को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी। जो 10 अगस्त की सुबह से उन्होंने ट्यूबलिएट के महल पर धावा बोल दिया था, राजा के रक्षकों को मार डाला था, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा, बंदी यानी कि, और बाद में असेंबली के शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी दिया। नए चुनाव कराए गए थे। 21 वर्ष की उम्र तक के वाले सभी पुरुषों को उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो को मतदान देने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि पहले जो उच्च वर्ग लोगों को ही यह अधिकार था, वो अधिकार अब अमीर या गरीब सभी को दे दिया गया। तो फ्रांस में जो राजतंत्र था यानी कि राजतंत्र के माध्यम से ही फ्रांस में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसीलिए उसका उन्मूलन यानी कि उसका बहिष्कार किया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसी में जो हमारा आतंक राज है।
आतंक राज के बारे में बात करेंगे। आतंक राज 1793 से 1794 तक के काल का युग जो है वो हमारा आतंक युग कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ। 1793 से 1904, तो ये जो समय था ये हमारा था आतंक राज का युग। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके हिसाब से जो गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, गणतंत्र के जो भी खिलाफ थे लोग, जैसे कुलीन और पादरी, तो वो अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा इस पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम पर कर दिया जाता था और गिलोटिन 2 खंबातों के बीच में लटके हुए वाली मशीन पर, जिस पर रखकर अपराधी का सिर और धड़ अलग अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम था, आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उन्होंने सार्थक और त्राही करने लगे, यानी कि सब। अंत में जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसको गिरफ्तार कर अगले दिन ही गिलोटिन पर चढ़ाया गया। यानी कि जिसने ये गिलोटिन बनाया था और जो बेकसूर लोगों को उस पर चढ़ाकर उनकी हत्या करता था, लास्ट में उसी का नंबर आ जाता है, यानी कि उसको न्यायालय के माध्यम से दोषी ठहराया जाता है इस मामले में और उसी को उस पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी कि ये हमारा जो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद पतन होता है, यानी कि उनका नष्ट हो जाना या उसका खत्म हो जाना। तो उस सरकार का टाइम ऑफ होने के बाद जो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आई थी, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके के मताधिकारों से वंचित कर दिया है, यानी कि दोबारा उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, उनसे छीन लिए गए वो अधिकार नहीं अपनाने दिए जाते थे। इस संविधान में 2 गुनी विधान परिषदों का प्रावधान रखा गया था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी नियुक्त किया जाता था, और डायरेक्टरों का जो झगड़ा है वो उपस्थित विधान परिषदों से होता था या फिर परिषद उन्हें बर्खास्त करने के लिए जो चेष्टा करती थी वो डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता के ने, जैसे सैनिक तानाशाही, नेपोलियन था, बोनापार्ट था, के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और धीरे धीरे करके सरकार के रूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिमत, समानता, बंधुत्व आदि प्रेरक के यहाँ पे आदर्श वो लोग बन गए थे। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 4 है कि क्या महिलाओं के लिए क्रांतियाँ हुई। अब ये क्रांतियाँ जो चल रही थी वो सिर्फ लोगों को अपने अधिकार पाने के लिए चला रखी थी, यानी कि जो लोगों को अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो क्या महिलाएं भी क्रांति में शामिल थी? तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतनी अहम परिवर्तन लाना चाहती थी कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरी एसिस्ट की जो अधिकांश महिलाएं थी जीविका निर्वाह के लिए जो कार्य करती थी, वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई आदि करती थी, या बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, या संपन्न घरों का घरेलू कार्य करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौका नहीं था। कुलीनों की जो लड़कियां होती थी अथवा तीसरे असिस्ट के जो धनी परिवारों की लड़कियां होती थी ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाज महिलाएं उनके परिवार का पालन पोषण करती थी, जैसे खाना बनाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना, पानी लाना, या फिर बच्चों के घरों में देख रेख करना। तो ये कार्य उन लोगों का था। लेकिन धीरे धीरे करके जो मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मताधिकार का संघर्ष करते हुए 19वीं सदी में के अंत तक और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में ही यहाँ पे जिंदा रखती है और 1946 को फ्रांस की महिलाएं मताधिकार हासिल कर ही लेती है। तो हाँ,
महिलाएं भी क्रांति में शामिल हुई थी, इसीलिए उन्होंने भी अपने अधिकार पाले थे। अब हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको होमवर्क दिया जा रहा है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उन जनवादी अधिकारों की सूची आपको बनानी है जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी समाज में किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या महिलाओं ने भी इस क्रांति में भाग लिया। थैंक यू।